स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उनकी जो फर्स्ट बुक है विश्व राजनीति की, उसके मैंने 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उठाए हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल 10 ही प्रश्न है पूरी बुक से, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, छोटा कर देते हैं ताकि एक ही बार में अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, नाटो का वर्णन कीजिए। नाटो संगठन जो है ये क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो पश्चिमी गठबंधन अर्थात अमेरिकी वाले गठबंधन ने अपने आप को एक संगठन का रूप दिया था, इसे नाटो जाना जाता है। पहला ऑप्शन, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन में सम्मिलित किसी देश पर यदि हमला होता है तो पूरे देश पर हमला मतलब पूरे 12 देश पर हुआ हमला माना जाएगा और पूरे 12 देश उस संगठन के उस देश के खिलाफ कदम उठाएंगे। नाटो में शामिल हर एक देश जो है मतलब प्रत्येक देश एक दूसरे की मदद करेगा, ठीक है। तो नाटो के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार क्या थी? पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच यह एक विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है। अब पॉइंट देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला पॉइंट, 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी, ठीक है। यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी, जो कि 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने विरोध करते हुए 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया था, ठीक है। और यह दोनों यानी कि ये जो बर्लिन की दीवार है यह जर्मनी के एकीकरण का और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। देखिए 1989 में जब इसे तोड़ दिया गया तो 1991 में भी जो सोवियत संघ था इसका विघटन हो गया। यहीं से ऐसा मान लिया गया कि अब सोवियत संघ का विघटन जो है वो समाप्त मतलब सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो चुकी है। तो जर्मनी का एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन सेकेंड भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आसियान शैली को अगर एक लाइन में कहें तो इस तरह से कहेंगे, अनौपचारिक टकराव रहित संयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना, यानी कि बिना किसी टकराव के, ठीक है, यानी कि बिना किसी मतभेद के एवं एक सहयोग की दृष्टि से अपने जो आसियान में सम्मिलित जो देश हैं वो एक दूसरे की सहायता करके विकास करेंगे, यही आसियान शैली है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आसियान में जो भी फैसले लिए जाएंगे वे सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे आसियान में सम्मिलित सभी देशों का विकास हो सके, यानी कि कोई भी जो फैसला वो सबकी सहमति से लिया जाएगा। आसियान में सम्मिलित देश इसी शैली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह आसियान संगठन सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये है आसियान शैली। आई होप क्वेश्चन 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ क्या है? तो एक लाइन में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि एक देश से दूसरे देश के बीच या फिर एक देश से अन्य देशों के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी इसका प्रवाह यानी कि आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण के संदर्भ में अब 2 मार्क्स में पूछा गया तो एक लाइन में तो लिखोगे नहीं आप, अब इसमें कम से कम 2 पॉइंट तो आप लिखोगे। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से अल्प विकसित देश भी अपना विकास कर पा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर देशों के बीच संबंध जो है वो काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। वैश्वीकरण ने जहां विभिन्न देशों को फ़ायदा पहुंचाया है तो वहीं इसकी जो आलोचक हैं आलोचना भी करते हैं। तो यानी कि वैश्वीकरण के संबंध में आपको 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं 2 मार्क्स में, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी जो है इसका अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो पहले थप्पड़ मार दो, उसके बाद सहानुभूति दिखाओ। तो आंसर लिखेंगे 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में यानी कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे इनमें पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया और इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत जितने भी सरकारी उद्योग थे इन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया था, जो कि एक मतलब कि शॉक थेरेपी जो थी वो सफल नहीं हुई थी। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के संदर्भ में आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। सार्क संगठन जो था, सार्क ये असफल क्यों हुआ था? तो सार्क की असफलता के कई कारण थे। पहला आपसी मतभेद, इसके सभी सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष एक अहम कारण है सार्क की असफल होने का। दूसरा है आतंकवाद, यह देश जो है वो आपस में लड़ते ही रहते हैं और जो भारत है, भारत जो है वो पाकिस्तान पर ये आरोप लगाता है कि बांग्लादेश ये सभी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि भारत जो वो ये आरोप लगाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश पे कि भारत में यही दोनों देश आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एकता की कमी, सार्क देशों में आपसी विश्वास में कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से व्यापार में भी कमी आती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था सार्क क्यों असफल हो गया? आपसी विवाद, आतंकवाद और एकता की कमी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है इसके बारे में एक नोट लिखना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और एवं इसमें इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे इनकी कुल संख्या थी 51। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य प्रधान कार्यालय है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? वो है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में आप ये एक छोटा सा नोट लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे जो है कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़ के आपको देश के नाम बताने हैं। तो आंसर भी मैंने लिख रखा है, देखिए, राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना था, वो कौन सा देश था? तो वो था नेपाल। दूसरा है दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, तीसरा है सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र तो सैनिक शासन दोनों ही रहा हो, तो वो है पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है, तो वो है भारत। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे कथन दे रखे थे, देशों की स्थिति दे रखी थी, उसके आधार पर देश के नाम बताने थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है इसके कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो क्यों की गई थी ये बताना है। तो सबसे पहला जो राष्ट्र संघ था, ठीक है, राष्ट्र संघ की असफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विध्वंस हुआ था इस विध्वंस को भविष्य में ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जो देश अल्प विकसित हैं उनके विकास के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना के लिए, यानी कि युद्धों को रोकने के लिए शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 9 समझ गए होंगे। अब सबसे आखिरी प्रश्न देखिए, पहले चैप्टर का है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावाद है या नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा नहीं है। कैसे? क्योंकि तटस्थ देश तो वह होता है जिससे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह ना तो युद्ध में हिस्सा लेता है ना ही तो उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर एक सही कदम का समर्थन किया था और हर एक गलत कदम का इन्होंने विरोध भी किया था, जो कि युद्धों को शांत करवाने में एक अहम भूमिका को दर्शाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो तटस्थतावाद की नीति नहीं थी। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें मैंने आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का जो वर्ल्ड पॉलिटिकल वाली है उसके 2 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बताए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम हो, इनसे बाहर 2 मार्क्स में कोई और प्रश्न नहीं आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।